लगातार चल रहा है। 2.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है और अभी का ताजा अपडेट आप जानिए। कीव में रूस के हमले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। कीव में तैनात 2 पैट्रियट पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव जहां पर अभी 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे दौरे के लिए, यहां पर बड़ा हमला हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कीव में 2 पैट्रियट भी जो कि तैनात थे उन्हें तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन पर रूस जिस तरीके से एक के बाद एक हमले बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीछे हटने को तैयार नहीं और अपनी जिद पर भी लगातार व्लादिमीर पुतिन अड़े हुए हैं। इन सब के साथ ही हमला हुआ है बड़ा, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि वो रॉकेट, वो मिसाइलें जो आसमान में नष्ट कर दी जाती थी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, अब वो सिस्टम ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। कीव में तैनात 2 पैट्रियट भी इस हमले में तबाह हुए हैं। कीव में रूस ने किया है बहुत बड़ा हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। कीव पर हाइपरसोनिक खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। सर्दियों से पहले कुर्स्क की जंग को लेकर ये जानकारी, सर्दियों से पहले कुर्स्क की जंग जीतने की संभावना है, जिसके बाद पुतिन ऑपरेशन कीव शुरू कर देंगे। सर्दियां खत्म होने से पहले कीव पर कब्जे की तैयारी भी है। कीव विजय के आखिरी चरण में बड़ा विध्वंस होने वाला है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की तैयारी में है रूस। यूएस के पास हाइपरसोनिक का पुख्ता जवाब है नहीं। ऐसे में अगर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है रूस तो बड़ी तबाही, हालांकि ऑलरेडी तबाही बहुत देखी जा रही है यूक्रेन में, लेकिन यहाँ बड़ी तबाही हो सकती है और यहाँ इसका जवाब यूएस के पास भी नहीं है। सर्दियां खत्म होने से पहले कीव पर कब्जे की तैयारी रूस ने कर ली है कि विजय के आखिरी चरण में बड़ा विध्वंस यहां होने वाला है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की तैयारी में रूस है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो पहले से ही कह रहे हैं युद्ध पीछे हम नहीं करेंगे, कदम पीछे नहीं खींचेंगे। सर्दियों से पहले कुर्स्क की जंग जीतने की संभावना यहां पर है, जिसके बाद पुतिन ऑपरेशन कीव शुरू कर देंगे। अमेरिका की माको मिसाइल इसमें क्या कुछ करेगी, ये भी जानना दिलचस्प होने वाला है। मल्टी मिशन हाइपरसोनिक मिसाइल है। F-35 और F-22 से इसे लॉन्च किया गया है और जो इसकी रफ्तार है वो रफ्तार है 6172 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। यानी कि यहाँ अमेरिका की तरफ से जो तैयारी की गई है वो सीधे तौर पर इस तरीके से सामने आ रही है। अमेरिका के सपोर्ट के बाद ही यूक्रेन लगातार इस युद्ध में बना हुआ है और इन सब के बीच ही हालात जो हैं वो और ज्यादा भयावह नजर आ रहे हैं यूक्रेन के लिहाज से। हालांकि रूस को भी इस बीच नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि यूक्रेनी सेना रूस में डटी हुई है, अड़ी हुई है। कुर्स्क में जिस तरीके से दाखिल हुई और एक के बाद एक उसने गांव और कस्बे पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अमेरिका की माको मिसाइल इसमें कैसे सपोर्ट करने वाली है। रफ्तार है 6172 किलोमीटर प्रति घंटा की। विजय के आखिरी चरण में यह बड़ा विध्वंस हो सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की तैयारी अगर रूस कर रहा है तो यहाँ माको मिसाइल लिए तैयार है अमेरिका। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस पर बात करने के लिए। साथ ही साथ मनन द्विवेदी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, चूंकि पिछले इतने वक्त में करीब 2.5 साल से ज्यादा हो गया है इस युद्ध को, यूक्रेन ने बड़ी तबाही झेली। यूक्रेन में जगह जगह तबाही के निशान दिखे, बर्बादी चारों तरफ दिखी। फिर यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ते हैं, रूस की सीमा में जाते हैं, गांव और कस्बों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं, यानी रूस को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश। लेकिन रूस और ज्यादा बौखला गया। व्लादिमीर पुतिन के सख्त इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद जो एक के बाद एक हमले हुए हैं वो अब तक के बड़े हमलों में कहे जा रहे हैं। ऐसा ही हमला अभी फिर से रूस ने कर दिया है यूक्रेन पर और अब तैयारी है कीव पर कब्जे की। रूस ने जब लड़ाई शुरू की थी तो उनको साफ तौर पर नजर आता था कि 7 ही दिन के अंदर यूक्रेनी सेना के घुटने टिक जाएंगे, वो सत्ता परिवर्तन कर लेंगे और कीव के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हर हालत में जेलेंस्की को हटाकर अपने सपोर्ट वाली सरकार को हासिल कर लेंगे। मैंने उसी दिन साफ तौर पे कहा था कि पुतिन ने बहुत बड़ी गलती की है, किसी भी हालत में वो लड़ाई जंग जीत नहीं सकता और वेस्टर्न वर्ल्ड किसी भी हालत में यूक्रेन को ये लड़ाई नहीं देगी। अभी भी इस लड़ाई का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है पूरे यूरोप के ऊपर। पूरे यूरोप की सिक्योरिटी लिंक्ड है यूक्रेन की सिक्योरिटी के साथ में। किसी भी हालत में नेटो और अमेरिका जो है यूक्रेन को हारने नहीं देगा और यूक्रेन का जो पर्पज है, कॉज फॉर विच ही इज फाइटिंग, अपने देश की एकता, अपने देश की अखंडता, अपने देश की छवि, अपने देश की आबरू के लिए लड़ रहे हैं।
रशिया जो लड़ रहा है वो केवल और केवल उनकी जमीन को कैप्चर करने के लिए, इसलिए कॉज फॉर विच दे आर फाइटिंग में बड़ा जबरदस्त डिफरेंस है। रशिया का बजट बहुत ज्यादा बड़ा है। रशिया का बजट जो है वाज द फिफ्थ लार्जेस्ट बजट जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी, और जेलेंस्की का बजट था 35th लार्जेस्ट, यानी दूसरे समय रशिया का बजट बहुत ज्यादा बड़ा था। अभी रशिया को बड़े पैमाने पर सहायता मिल रही है चीन से, नॉर्थ कोरिया से और ईरान से, लेकिन इधर तकरीबन 50 कंट्रीज जो है हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में रिपीट वो कीव के ऊपर कब्जा करने देंगे और यूक्रेन को हारने देंगे। ये जंग जो है दोनों के लिए बहुत घातक है, दुनिया के लिए बड़ा घातक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये इतना जबरदस्त जो बमबारी हो रही है रोज, इतनी हो रही है इधर और इसराइल और हमास के बीच में, इसका सारे विश्व के ऊपर फर्क पड़ रहा है। इतने बड़े पैमाने पर जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जिस माफी के टाइफून्स आ रहे हैं जैसे यागी आया है, वो सारी की दुनिया को तबाह कर रहे हैं। ये दुनिया के हित में नहीं है कि इस लड़ाई को आगे चलने दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जबरदस्त कोशिश है, चाइना की जबरदस्त कोशिश है, ब्राजील की जबरदस्त कोशिश है, खास करके सबसे बड़ी कोशिश प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, क्योंकि उनके रिश्ते नाते दोनों के साथ अच्छे हैं, जेलेंस्की के साथ में अच्छे हैं, पुतिन के साथ भी अच्छे हैं। बहुत लाजमी है कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड खास करके अमेरिका को भी अपने साथ लेकर चले, और इस समय दुनिया में केवल एक ही ऐसा प्रधानमंत्री है जो वास्तव में ये तीनों को साथ लेके चल सकता है। और पुतिन भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जल्द प्रधानमंत्री मोदी करें इस लड़ाई को रोकने के लिए, किसी प्रकार का समझौता कराने के लिए। कीव भी यूक्रेन भी यही चाहता है, लेकिन पीके से अगर ये सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते तो पुतिन की तरफ से हमले तेज क्यों कराए जाते, ये भी एक सवाल है। तेज इसलिए किए जा रहे हैं अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन को इम्प्रूव करने से, क्योंकि कोई भी डिस्कशन से पहले या डायलॉग से पहले वो चाहते हैं कि वो हर प्रकार से हामी हो जाए, ताकि कीव यानी जो आप है कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन निकले बातचीत के जरिए भी, जो शांति वार्ता पर बात हो, वो रूस की शर्तों पर यानी कि व्लादिमीर पुतिन की शर्तों पर ही बात बन पाए। हालांकि इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी से, भारत से, दोनों ही देशों को उम्मीदें हैं और पुतिन जैसे ताकतवर नेता भी ये मानने लगे हैं कि हाँ, मध्यस्थता के तौर पर भारत का अहम रोल है, और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जेस्चर भी दिखाया गया, चाहे वो पुतिन के साथ मुलाकात करते हों या फिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात करते हों। मनन द्विवेदी जी, जो हालात अभी बने हुए हैं और जिस तरीके से वार पलटवार हम देख रहे हैं, ऐसे तो युद्ध कभी खत्म होगा ही नहीं। बर्बादी अगर यूक्रेन में चारों तरफ है तो रूस को भी तो अच्छा खासा नुकसान हो गया यूक्रेनी सैनिकों के जरिए। यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका, नेटो और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन लोगों का भी ये भी बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े पावरफुल हैं। तो अगर व्लादिमीर पुतिन को ये धमकी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कीव को या फिर खार्किव या फिर पूरी तरीके से इन्वेजन जो रशिया का है वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। इसमें हमको जो बात करनी चाहिए वो ये है कि अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अमेरिकन और उनके नेटो एलाइज कि नेटो के बूट्स ऑन ग्राउंड को इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। दूसरी बात यह है कि अभी कन्फेबुलेशन चल रही है, बातचीत वार्ता हो रही है प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है काई स्टारमर के बीच में, कि किस हद तक यूक्रेन को फ्रीडम दी जाए अब रशिया के ऊपर अटैक करने की या उसके ऊपर आक्रमण करने की। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और उनका जो ऑफिस है क्रेमलिन का, उनके जो स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, वो कह चुके हैं कि अगर आगे बढ़कर अमेरिकन मिसाइल यूज किए गए, नेटो के मिसाइल्स यूज किए गए या फिर अंदर तक रशिया के अंदरूनी क्षेत्रों के अंदर जाकर अटैक किया गया, तो फिर ये युद्ध की जो विभीषिका है बहुत ही भयानक हो सकती है और बहुत ही खराब हो सकती है। तो इसके चलते अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की और वेस्ट की, नेटो की गलती है कि उन्हें या तो बिल्कुल संधि के लिए प्रयास करना चाहिए कीव और मॉस्को के बीच में, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पूरी तरीके से कीव को ताकतवर बनाना चाहिए, कीव को, जेलेंस्की को सडट बनाना चाहिए,
रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध के 2.5 साल हो चुके हैं और इन सब के साथ ही कीव में रूसी हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट। कीव में एनर्जी ठिकानों पर भी अटैक की जानकारी मिल रही है। एनर्जी ठिकानों के 2 पावर स्टेशन में आग लगी है। एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाना मतलब सबसे ज्यादा चोट पहुंचाना, और ऐसा देखा गया है। एनर्जी ठिकानों पर 2 ऐसे स्टेशन जहां पर हमला किया गया, आग लग गई है उन 2 स्टेशन में। कीव में एनर्जी ठिकानों पर भी अटैक किया गया है। एक के बाद एक 86 ड्रोन दागे गए और उसमें से 71 जो हैं वो नष्ट कर दिए यूक्रेन ने, ऐसा दावा यूक्रेन कर रहा है। यानी ये बड़ा अटैक है। रूस की तरफ से ये बौखलाहट भी हो सकती है कि में थोड़ी ही देर पहले ये बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना ने यूक्रेन में 86 ड्रोन दागे। यूक्रेन दावा कर रहा है 71 ड्रोन तो हमने मार गिराए हैं। हमले में 6 यूक्रेनी नागरिक भी मारे गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। थोड़ी ही देर पहले हमला हुआ है, यानी हमले रह रहकर हो रहे हैं। और ये बौखलाहट इस बात की भी हो सकती है क्योंकि खुद रूस की सीमा में जो यूक्रेनी सैनिक दाखिल हुए हैं, उनसे बड़े चैलेंज का सामना यहाँ रूसी सेना को अपने ही देश में करना पड़ रहा है। और यहाँ इस बीच यूक्रेन पर अटैक एक के बाद एक तेज हो गए हैं। अब इन सब के बीच में अमेरिका जो कि लगातार सपोर्ट यूक्रेन को कर रहा है। अमेरिका का डार्क ईगल विजन क्या है जानिए। इसमें जो वजन है वो 7400 किलोग्राम का है। रेंज जो इसकी है 2775 किलोमीटर की है। अधिकतम जो स्पीड है वो 20,276 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा है उसमें डार्क ईगल एक बड़ा सपोर्ट यूक्रेन के लिए है। और क्या कुछ खासियत है डार्क ईगल की, वो भी आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का जारी रहना, अमेरिका का लगातार यूक्रेन का सपोर्ट करना, नेटो देशों के सपोर्ट से यूक्रेन का अब तक युद्ध में टिके रहना। लेकिन पीके सहगल सर, अगर रूस ने एक साथ 86 ड्रोन दाग दिए और ड्रोन अगर रूस की तरफ से यूक्रेन पर गिराए गए, और यूक्रेन हालांकि दावा कर रहा है कि 71 हमने उसमें से नष्ट कर दिए, लेकिन बड़ा अपडेट ये भी तो है कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त भी रूस ने कर दिया है। यानी अब इन फ्यूचर तो परेशानी और ज्यादा यूक्रेन को झेलनी होगी। देखो, पहले रूस का ये दावा कि उन्होंने हर प्रकार से उसका एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया है, आई डोंट एक्सेप्ट इट। अगर उन्होंने 86 में से 71 ड्रोन उनके गिरा दिए हैं, मार गिराए हैं, तो साफ तौर पे नजर आता है कि एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी कायम है। उन्होंने केवल और केवल जो 2 अमेरिका के पेट्रियट यूनिट्स बैटरीज थी उनको नष्ट किया है। वो पेट्रियट मिसाइल जो है वो सबसे ज़्यादा काबिल थी, लेकिन उनके पास बहुत सारे मैन पोर्टेबल है, हैंड हेल्ड वेपन्स हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के, यूरोप की तरफ से दिए गए, अमेरिका की तरफ से दिए गए, ब्रिटेन की तरफ से दिए गए, फ्रांस जर्मनी की तरफ से, वो सारे के सारे कायम हैं, वो सारे के सारे जिंदा हैं। दूसरा, जिस माफी कि उन्होंने 86 ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन ने पिछले कुछ हफ्तों में 100 से ज़्यादा ड्रोन एक ही समय में रशिया के कई शहरों के ऊपर दागे हैं। उन्होंने भी रशिया के बहुत बड़े एनर्जीज एरिया को ध्वस्त किया है, उनके पेट्रोल डिपोज को, उनके रिफाइनरीज को, उनके क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जहाँ तक क्रीमिया का ताल्लुक है, वहाँ तो उन्होंने नेवल बेस को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, एयर बेस को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, और जो ब्रिज है उस ब्रिज के ऊपर भी हमले किए हैं। वहाँ पे उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल एटकैम्स इस्तेमाल किए हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में यूक्रेन इस समय एनुअली प्रोड्यूस कर रहा है 1 मिलियन ड्रोन्स, और वो ड्रोन्स की जो रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर तक कर दी गई है। ऐसे में साफ तौर पे अमेरिका इस समय, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले किसी प्रकार का बाइडेन रिस्क नहीं लेना चाहते जिससे कमला हैरिस जो है हार सके। ऐसे में उन्होंने अभी इजाज़त नहीं दी उनको एटकैम्स इस्तेमाल करने के लिए, या स्टॉर्म शैडो जो ब्रिटेन की मिसाइल है उसको इस्तेमाल करने के लिए, जिनकी रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर है, और इसकी रेंज जो है 305 किलोमीटर है अमेरिकन की एटकैम्स की। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरीके से 86 ड्रोन रूस की तरफ से यूक्रेन में हमले में इस्तेमाल किए गए, 71 नष्ट करने का दावा यूक्रेन कर रहा है, लेकिन सवाल फिर वही ना कि अगर आम नागरिकों की मौत हो रही है, यूक्रेनी सैनिकों की जान जा रही है, तो ये जो डटे रहने वाला रवैया है ज़ेलेंस्की की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से, वो कब तक रहने वाला है? उधर अमेरिका सपोर्ट ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसके पीछे अपना स्वार्थ नजर आता है। नेटो देशों का भी सपोर्ट है, लेकिन कब तक रहेगा? और यूक्रेन कब तक इस युद्ध में टिका रहेगा? शांति वार्ता ज़रूरी है, ये युद्ध विराम ज़रूरी है, और इस पर बात अलग अलग तरीके से इस बीच सामने आ रही है। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट ये भी कि रूस और नेटो के बीच में चरम पर है तनाव तो पहले से रूस यूक्रेन के बीच में भी है, लेकिन नेटो देश और रूस के बीच में भी तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने पर ये टेंशन है।
पुतिन की नेटो को बारूदी धमकी है और इससे धमकी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। पुतिन ऐसी धमकी इससे पहले अमेरिका को भी दे चुके हैं, नेटो देशों को भी दे चुके हैं और ये बता चुके हैं कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल दी गई यूक्रेन को तो फिर अंजाम इसका भुगतना होगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल पर यह टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है और ऐसे में लंबी दूरी के हथियारों से हमला करने पर करारा जवाब मिलेगा। ये चेतावनी भी पुतिन की तरफ से दी गई है। पुतिन की धमकी है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, अगर उससे हमला हुआ तो नेटो का अटैक मानेंगे और फिर उसका जवाब देंगे। लंबी दूरी के हथियारों से हमला जो होगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। लंबी दूरी के हथियारों से हमला हुआ तो नेटो से सीधी जंग होगी। सैटेलाइट इंटेलिजेंस के बिना लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक असंभव है। यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल की क्षमता नहीं है। पुतिन ये जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि इसके पीछे नेटो देशों का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है और पुतिन इस बात को पहचानते हुए धमकी भी लगातार दे रहे हैं। लेकिन युद्ध में इस मिसाइल का, लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल हो भी रहा है और रूस इसका नुकसान उठा भी रहा है और इसीलिए पुतिन ने दे दी है बड़ी चेतावनी। पुतिन का विस्फोट, पश्चिम में खौफ, आखिर क्या है ये पूरी खबर, ये भी जानिए, ये डर क्या है। पुतिन यूरोप को परमाणु संदेश जरूर देंगे। रूस से ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर अटैक की आशंका जताई जा रही है। रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है, ये भी जानकारी है। रूस सीधे पश्चिमी देशों से जंग लड़ेगा और इसकी चेतावनी रूस बार बार दे रहा है। अब इसमें वजह क्या है ये भी जानिए। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन जो दिए जा रहे हैं, उससे जो हमला हो रहा है उसी का बदला रूस लेना चाहता है। पश्चिमी देशों से परमाणु परीक्षण या अटैक से बदला संभव है। मनन द्विवेदी जी, अगर ऐसा होता है तो फिर तो बड़ी तबाही होगी। मुझे यहाँ पर लगता है कि ये विश्व युद्ध की स्थिति, तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति धीरे धीरे ग्रेजुअली बनती जा रही है, जो पूरा रीजन है यूरेशिया का उसके अंदर। पर मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उनका सामरिक हित ये है और वो इस चीज को कई बार बाद भी प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह चुके हैं कि वो युद्ध को फैलाना नहीं चाहता अमेरिका। और नेटो के जो कुछ कंट्रीज हैं वो बड़े एंथुसियास्टिक हैं, जैसे जर्मनी, इटली, ये लोग तो चाह रहे थे कि मदद दी जाए और युद्ध को फैलाया जाए करीब 1-1.5 साल पहले। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ये बात कहना चाहूंगा, अमेरिका की यहाँ पर गलती है और ज़ेलेंस्की को भी सोचना चाहिए था कि अगर ज़ेलेंस्की एश्योर्ड नहीं थे सामरिक मदद के बारे में कि नेटो और अमेरिका उनको सामरिक मदद करेगा, पूरी तरीके से वेपन्स नहीं देगा या देगा, तो उनको फिर रशिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नेटो की और अमेरिका की कमजोरी है कि ज़ेलेंस्की पूरे विश्व में घूम रहे हैं। वो वॉशिंगटन भी गए, यूएस कांग्रेस में भी अपनी स्पीच दे के आए और यूरोपियन यूनियन में भी जो लगातार हर वीक या हर महीना जाते रहते हैं। तो उसके बावजूद भी ज़ेलेंस्की को क्यों इतने लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, जबकि एक बात क्लियर है कि नेटो के किसी मेंबर के ऊपर, उनका आर्टिकल है, प्रीएम्बल है नेटो का, कि नेटो के किसी मेंबर के ऊपर अगर अटैक होता है, अगर आक्रमण होता है, तो नेटो के सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो लोग भी ये मानेंगे कि ये उन्हीं के ऊपर एक तरीके का आक्रमण हुआ है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ नेटो में यूक्रेन जाए या नहीं जाए, इसको लेकर युद्ध नहीं हुआ है। ये एक तरीके का व्लादिमीर पुतिन का लंबा रशियन एम्पायर का आइडिया है, ये ज़ारिस्ट एम्पायर का आइडिया है। जैसे कि टर्की में एर्दोगान भी कहते हैं कि जो ऑटोमन टर्क्स का एम्पायर 1914-18 में खत्म हो गया और जो ज़ारिस्ट रशिया की जो हेजेमोनी थी पूरे यूरोप में वो खत्म हो गई। तो कैसे ना कैसे अमेरिका को और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को रोककर रशियन एम्पायर को आगे बढ़ाया जाए और रशियन एम्पायर की अवधारणा को कम से कम आगे बढ़ाया जाए। अब इस सब के बीच में जहां पर यूक्रेनी सेना जहां पर दाखिल हो गई, यानी कि रूस की सीमा में दाखिल हो गई, वहीं पर रूसी सेना ने किया है एक बहुत बड़ा हमला। यानी कि यूक्रेनी सैनिक जहां कब्जा करके बैठे थे, कुर्स्क में पहुंच गए थे, यानी कि रूस की सीमा में पहुंच गए थे, वहां रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी फोर्स पर ग्लाइड बम से हमला किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन की टुकड़ी खत्म हो गई है पूरी की पूरी, जो जानकारी मिल रही है। 24 घंटे में 50 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं।
रूसी हमले में 5 यूक्रेनी पोस्ट तबाह करने की बात भी सामने आ रही है। खबर ऐसी थी कि यूक्रेनी सैनिक दाखिल हुए के बाद एक गांव कस्बों पर कब्जा कर रहे हैं और रूस की सीमा में दाखिल होते जा रहे हैं, रूस के झंडे हटा रहे हैं। लेकिन इस बड़ी जंग की तैयारी में रूस नजर आ गया था तभी से, जब उसकी सीमा में दाखिल हो गए थे यूक्रेनी सैनिक। अब इसमें लैंसेट ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो हमला हुआ है, और जो इसका प्रोडक्शन लैंसेट ड्रोन्स प्रोडक्शन है वो 475% बढ़ गया है। ये युद्ध की तैयारी नहीं तो और क्या है। यहाँ टैंक्स प्रोडक्शन जो है वो 215% रूस ने बढ़ा दिए हैं। आर्मर्ड व्हीकल प्रोडक्शन 141% तक बढ़ गया है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन 200% तक बढ़ा है। साथ ही साथ मीडियम लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम्स प्रोडक्शन जो है वो 100% तक बढ़ाया। आर्टिलरी जो गन्स हैं, आर्टिलरी गन्स प्रोडक्शन 149% तक बढ़ाया गया है। ये रूस की वो सभी तैयारियां हैं जो युद्ध को लेकर युद्ध स्तर पर ही चल रही हैं, ये हम कह सकते हैं, जहां इतने फीसदी प्रोडक्शन हथियारों का बढ़ाया गया, यानी रूस किसी भी तरह से कोई कमी छोड़ नहीं रहा। पीके सहगल सर, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि रूस ने जो है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्कुल उसी माफी कर दी है जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी, क्योंकि उसको 50 देशों का, यूक्रेन को 33 नेटो देश और 17 और इंडिपेंडेंट नेशंस हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया में आमतौर पे असला खत्म हो गया था, मिसाइलें खत्म हो गई थी, ड्रोन्स खत्म हो गए थे, और उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स को, ड्रोन्स को हासिल किया है। ईरान से बहुत बड़े पैमाने पर टैंक और आर्टिलरी शेल जो हासिल किए हैं वो किए हैं नॉर्थ कोरिया से। अभी नॉर्थ कोरिया बहुत बड़े पैमाने पर उनको मिसाइल्स भी भेज रहा है। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना ने किसी प्रकार का असला तो नहीं दिया, ना मिसाइल्स दिए, ना कोई टैंक एमुनिशन दिया है, बट हर प्रकार की वो टेक्नोलॉजिकल सहायता कर रहा है जिससे वो अपने आर्म्स को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को विस्तार कर सके। वो चाइना की तरफ से सपोर्ट है। तो यानी दूसरे लफ्जों में रूस में भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई भी संभावना है। अगर आपको याद होगा तो पुतिन ने साफ तौर पे कहा था बड़े पैमाने पर, एक बार अगर यूक्रेन को F-16 जहाज दिए गए तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेटो। नेटो ने उनको F-16 जहाज दिए, जो F-16 जहाज इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। पुतिन की चेतावनी के बाद में कि अगर वो ये F-16 दिए, पोलैंड ने दिए तो पोलैंड के ऊपर अटैक करेंगे, स्वीडन ने दिए, स्वीडन के ऊपर नॉर्वे, इन्होंने दिए, लेकिन क्या अटैक किया? मना करने के बावजूद, चेतावनी के बावजूद यूक्रेन की मदद हो भी रही है। और इसीलिए जो रूस का आक्रामक रवैया है इशारा कर रहा है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं, क्योंकि रूस की ये तैयारियां बता रही हैं कि वो ना तो पीछे हटेगा ना ही झुकेगा। यूक्रेन को झुकना होगा तो शायद बात बन जाए, क्योंकि जो शांति वार्ता की बात है वो भी शर्तों के साथ पुतिन मानेंगे, ये जानकारी मिल रही है। पीके सहगल सर, साथ ही साथ मनन द्विवेदी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।